हेलो एवरीवन। आज के हम लोग अपने इस लेक्चर में स्वतंत्रता के समकालीन उदारवादी जो चिंतक हैं या जो थ्योरीज़ हैं उनके ऊपर बात करेंगे। देखिए, जो मेरा पहला मैंने एक लेक्चर डाला था कि असाइनमेंट कैसे बनाना है, उसमें मैं बात कर रहा हूँ कि हमें 3 पॉइंट्स के ऊपर अपना ध्यान रखना है, व्हाट, वाई एंड हाउ। इन 3 क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हमें अपना असाइनमेंट बनाना है। देखिए, लिबर्टी का जो पहला भाग मैंने डाला है वो व्हाट एंड वाई को डिफाइन कर रहा है, ओके, जिसमें हम लोगों ने स्वतंत्रता क्या है ये समझने की कोशिश करी, स्वतंत्रता की हमें ज़रूरत क्यों है ये समझने की कोशिश करी, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है ये समझने की कोशिश करी स्वतंत्रता के प्रकार में, और स्वतंत्रता के विभिन्न आयाम क्या क्या है जिसमें विभिन्न थिंकर्स को हमने पढ़ा ये समझने की कोशिश करी। तो उस वाले लेक्चर में मैं क्या और क्यों ये बता रहा हूँ, और अब ये लेक्चर और इसके अब बाद जो आखिरी लेक्चर आएगा उसमें मैं हाउ ये आप लोगों को बता रहा हूँ। इन 2 लेक्चर्स को भी ध्यान से सुनिएगा और नोट्स बनाइएगा। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। टाइटल है हमारा स्वतंत्रता के प्रमुख सिद्धांत, मतलब मेन थियरीज ऑफ लिबर्टी, संक्षिप्त परिचय, अ शॉर्ट समरी। देखिए, स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर लेक्चर जो है हमारा पूरा, इसमें 2 प्रमुख सिद्धांतों पर हम लोग बात करेंगे, जिसमें पहला है उदारवादी सिद्धांत और दूसरा है मार्क्सवादी सिद्धांत। लेक्चर का ये वाला भाग जो है इसमें स्वतंत्रता के सिर्फ उदारवादी सिद्धांत पर ही मैं लेक्चर आप लोगों को दूंगा, उसे ध्यान से सुनिएगा, ओके। अब देखिए, उदारवादी विचारधारा और स्वतंत्रता या उदारवादी विचारक और स्वतंत्रता, ये हमारा हेडिंग है। इसमें हमें सबसे पहले समझना होगा कि उदारवादी विचारधारा क्या है, ओके। देखिए, उदारवादी जो विचारधारा है जिसे 2 भागों में बांटा जाता है, लिबरलिज्म को, जिसमें पहला है पारंपरिक उदारवाद मतलब क्लासिकल लिबरलिज्म, और समकालीन उदारवाद मतलब कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म। जो परंपरावादी उदारवाद है, क्लासिकल लिबरलिज्म, उसको नेगेटिव लिबरलिज्म भी कहा जाता है, और जो समकालीन उदारवाद है यानी कि पॉजिटिव लिबरलिज्म की संज्ञा उसको दी जाती है। तो कोई भी क्लासिकल लिबरलिज्म का समर्थक होगा, उसके जितने भी डिस्कोर्स होंगे उन सभी डिस्कोर्स में वो नेगेटिव अप्रोच को लेकर चलेगा। उसका लिबर्टी का कॉन्सेप्ट, उसका राइट्स का कॉन्सेप्ट, उसका क्या कहते हैं जस्टिस का कॉन्सेप्ट, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट नेगेटिव होंगे, और जो पॉजिटिव लिबर्टी का समर्थक होगा उसके ये सभी कॉन्सेप्ट पॉजिटिव होंगे। अब देखिए, क्लासिकल लिबरलिज्म जो है, जिसे हम लोग पारंपरिक उदारवाद कहते हैं, वो स्वतंत्रता की नकारात्मक व्याख्या ही प्रस्तुत करता है। जो भी थिंकर हैं उसके सभी के सभी नकारात्मक जो स्वतंत्रता की नकारात्मक भूमिका है उसी पर बल देते हैं। देखिए, यहाँ इनका मेन फोकस क्या है कि ये अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन करते हैं, जिसे लीसेस्फेयर कहते हैं। अहस्तक्षेप का मतलब होता है नॉन इंटरफेरेंस, मतलब राज्य व्यक्ति के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। स्टेट शैल नॉट इंटरफेयर इन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एनी इंडिविजुअल, ओके, और लीव इंडिविजुअल अलोन, या फिर व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। इस तर्क का वो सहारा लेते हैं और न्यूनतम राज्य का समर्थन करते हैं, जिसमें राज्य जो है मिनिमल स्टेट है जिसको बोलते हैं, राज्य कल्याणकारी कार्य नहीं करेगा। स्टेट शैल नॉट डू एनी वेलफेयर वर्क, इसका समर्थन वो लोग करते हैं। तो व्यक्ति को पूरी तरीके से निगेटिव जो लिबरलिज्म के थिंकर्स हैं वो बाजार व्यवस्था के ऊपर छोड़ देते हैं, ना कि राज्य के ऊपर। वहीं दूसरी ओर जो सकारात्मक सिद्धांतकार हैं वो राज्य की भूमिका के बारे में बिल्कुल सटीक व्याख्या करते हैं, और ये कहते हैं कि राज्य को हस्तक्षेप की नीति का सहारा लेना चाहिए। इट मीन्स स्टेट shall
इंटरफेयर इन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब उनसे टैक्स वगैरह लेना चाहिए और वेलफेयर के काम करने चाहिए। तो कहीं ना कहीं सकारात्मक उदारवादी जो हैं वो कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं। दे ऑलवेज सपोर्ट वेलफेयर स्टेट। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपने थिंकर्स को, जिसमें सबसे पहले आते हैं आइजिया बर्लिन, इनका सिद्धांत, और सीबी मैकफर्सन इनकी आलोचना करते हैं। बर्लिन की जो किताब है उसका नाम है टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, मतलब वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों संकल्पनाओं की बात कर रहे हैं। हिंदी में इस किताब को कहते हैं, का नाम है स्वतंत्रता की दो संकल्पनाएं। देखिए, इस किताब के अंदर बर्लिन ये बात कह रहे हैं कि राज्य केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करेगा, मतलब जो भी निगेटिव उसकी फ्रीडम है या निगेटिव लिबर्टी है सिर्फ उसी की रक्षा करेगा। सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का कार्य नहीं है, मतलब पॉजिटिव लिबर्टी की रक्षा करना राज्य का काम नहीं है। बर्लिन ये कहते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार अपने कार्य का चयन करने से ना रोका जाए, अपने उद्देश्य को बनाने से ना रोका जाए और उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी ना रोका जाए। ठीक है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता ये मांग करती है कि व्यक्ति को अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। अब बर्लिन ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति कहाँ तक सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है, ये उसके अपने चरित्र, अपनी क्षमताएं या उसके पास जो भी संसाधन है उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर व्यक्ति के पास क्षमता नहीं है या संसाधन नहीं है तो वो सकारात्मक स्वतंत्रता का उपयोग कर ही नहीं पाएगा, उसे करना भी नहीं चाहिए। और राज्य इसमें कुछ नहीं कर सकता है। राज्य केवल ये कर सकता है कि जहाँ तक हो सके वो व्यक्ति को उसके स्वयं निर्धारित लक्ष्य जो हैं, सेल्फ अपॉइंटेड गोल, उन सेल्फ अपॉइंटमेंट गोल के ऊपर किसी भी तरीके का कोई बाहरी प्रतिबंध ना लगाए। तो कहीं ना कहीं ये बंधनों से मुक्ति के सिद्धांत पर जोर दे रहे हैं। देखिए, यहाँ इसका क्या मतलब है कि देखिए, बंधनों से मुक्ति तो मिल जाएगी, है ना, लेकिन बंधनों से मुक्ति मिलना ही स्वतंत्रता की असली परिभाषा नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि बंधनों से मुक्ति के बाद अगर कोई व्यक्ति किसी तरीके का लक्ष्य निर्धारित करता है अपने जीवन के लिए, कोई एम डिसाइड करता है और उस एम को पूरा करने के लिए उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है या उसके पास क्षमता नहीं है, क्योंकि इतिहास में वो शुरू से गरीब रहा है या कुशल नहीं रहा या उसको एक पर्टिकुलर एजुकेशन लेने से दूर रखा गया है, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा व्यक्ति कभी भी उन व्यक्तियों से compete नहीं कर पाएगा जो ऐतिहासिक दृष्टि से हमेशा रिसोर्सफुल रहे हैं, जिनके पास संसाधन हमेशा से रहे हैं। तो बंधनों से मुक्ति मिलने का मतलब ये नहीं होता कि स्वतंत्रता मिल गई है। बंधनों से मुक्ति के बाद की जो क्रिया होती है, जो रिसोर्सेज बांटने की प्रक्रिया शुरू होती है, नौकरी, शिक्षा वगैरह, इसमें ये ज़रूर देखा जाना चाहिए कि वो किस तरीके से मिल रही है और कौन व्यक्ति उसका ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हमें ये पता चलता है, अगर बर्लिन के सिद्धांत को माना जाए तो हमेशा जो अमीर व्यक्ति होंगे, जिनके पास संसाधन होंगे, ऑटोमेटिकली उनके पास क्षमताएं भी पैदा हो जाएंगी, कैपेबिलिटीज़ भी पैदा हो जाएंगी। तो रिसोर्सेज के ऊपर देश के सबसे ज़्यादा कब्जा कुछ मुट्ठी भर लोग ही कर पाएंगे और एक बड़ी जनसंख्या इस विकास की प्रक्रिया से बाहर निकल जाएगी। जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उससे वो हमेशा अपने आप को बाहर फील करेगी, बाहर हो जाएगी एक तरीके से। अब क्योंकि राज्य जो है वो कोई काम नहीं कर सकता है, तो व्यक्ति जो है एक तरीके से बर्लिन उसको बाजार व्यवस्था के ऊपर पूरी तरीके से आश्रित कर देते हैं और उन्हें, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो राज्य के ऊपर व्यक्ति को आश्रित होना चाहिए, ना कि बाजार के ऊपर, क्योंकि बाजार का उद्देश्य और राज्य का उद्देश्य बिल्कुल अलग अलग होता है ना। बर्लिन ये कहते हैं अपनी इस नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में समर्थन देने के लिए और न्यूनतम राज्य को समर्थन देने के पक्ष में तर्क देने के लिए कि अगर कोई व्यक्ति उड़ना चाहता है ना, या समुद्र में तैरना चाहता है, या फिर समुद्र में रहना चाहता है, या नदी में रहना चाहता है,
या कुछ भी ऐसा काम करना चाहता है जो जानवर आसानी से कर लेते हैं, तो वो नहीं कर सकता। अब वो ये काम क्योंकि नहीं कर सकता, इसलिए वो व्यक्ति ये शिकायत करने का अधिकारी नहीं है कि उसको राजनीतिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा है। कुल मिलाकर वो ये नहीं कहेगा कि भाई मैं आसमान में उड़ना चाहता हूँ और मुझे राज्य उड़ने में मदद नहीं कर रहा, या मैं जब समुद्र में रहना चाहता हूँ और राज्य मुझे समुद्र में रहने में मदद नहीं कर रहा। तो राज्य तो मना नहीं कर रहा, आप उड़ सकते हैं तो उड़िए, समुद्र में रह सकते हैं तो मकान बना के रहिए, किसने मना किया है? बर्लिन ये तर्क यहाँ पर दे रहे हैं। तो ऐसी हालत में व्यक्ति शिकायत नहीं करेगा कि उसको राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। इसी तरह यदि व्यक्ति किसी भी मनचाही चीज़ का खर्च उठाने में समर्थ नहीं है, जैसे पौष्टिक भोजन खाना या किसी भी जगह पर यात्रा करना, या अगर उसे न्याय चाहिए तो न्यायालय में शरण लेना, है ना, अगर इन सब चीज़ों का वो खर्च नहीं उठा सकता है और पौष्टिक भोजन खाने पर व्यापार करने पर या भ्रमण करने पर, कहीं घूमने फिरने पर या न्याय की मांग करने पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है, तो उसे ये कहने का अधिकार बिल्कुल नहीं है कि उस व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्य उसको ये काम करने से मना नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी खुद की इनकैपेबिलिटी, यानी कि उसके अंदर की जो अक्षमता है, वो उसको ये काम करने से रोक रही है। वो चाहे उसकी गरीबी हो, या उसके पास नौकरी ना हो, या वो पुअर की कैटेगरी में आता हो, है ना, तो ये उसकी गलती है। राज्य का इससे कोई लेना देना नहीं है। और इस तरीके से बर्लिन सकारात्मक स्वतंत्रता को पूरी तरीके से नकार देते हैं और नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। देखिए, बर्लिन यहाँ पर न्यूनतम राज्य का समर्थन कर रहे हैं। न्यूनतम राज्य मतलब मिनिमल स्टेट। मिनिमल स्टेट क्या है कि राज्य कम से कम काम करेगा, राज्य टैक्स नहीं लेगा, राज्य व्यक्ति के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। न्यूनतम राज्य मतलब मिनिमल स्टेट, ओके, जहाँ पर वो राज्य टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकता, कोई भी वेलफेयर के काम नहीं कर सकता है। तो जब राज्य वेलफेयर के काम करेगा ही नहीं, जब राज्य के पास टैक्स लेने का अधिकार ही नहीं होगा, तो राज्य काम क्या करेगा? कानून व्यवस्था बनाना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, बॉर्डर की सिक्योरिटी करना और न्याय व्यवस्था को ठीक रखना, जो जस्टिस सिस्टम है उसको ठीक रखना। सिर्फ यही काम राज्य करेगा, कोई और काम नहीं। नो गवर्नमेंट स्कूल, नो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नो फ्री मेडिकल टू पुअर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये काम राज्य बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में जो आइज़िया बर्लिन है वो व्यक्ति को पूरी तरीके से बाजार व्यवस्था पर आश्रित कर देते हैं, और बाजार व्यवस्था का उद्देश्य हमेशा कल्याणकारी बिल्कुल नहीं होता। उसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट किस तरीके से कमाना है। ध्यान रखिए, धन कैसे कमाना है ये नहीं, प्रॉफिट किस तरीके से कमाना है। तो बर्लिन पूंजीवादी व्यवस्था का खुले रूप में समर्थन करते हैं। इसीलिए सीबी मैकफर्सन इनकी आलोचना करते हैं। सीबी मैकफर्सन ये कहते हैं कि बर्लिन की जो स्वतंत्रता है वो एक जड़ और यांत्रिकी संकल्पना है। पूरी तरीके से वो एक स्टैटिक और नॉन मूवेबल कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर व्यक्ति को पूरी तरीके से मुक्त बाजार व्यवस्था की दया पर छोड़ दिया जाता है। मतलब कि इंडिविजुअल इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन दिस फ्री मार्केट इकोनॉमी, और जो भी व्यक्ति की व्यवस्थाएं हैं या उसकी मजबूरियां हैं, है ना, या जो काम वो करना चाहता है लेकिन संसाधनों की वजह से या रिसोर्सेज की वजह से वो कर नहीं पा रहा है, तो इसके लिए उस व्यक्ति को खुद जिम्मेदार ठहराया जाता है, राज्य या किसी और संस्था को नहीं। ऐसा बिल्कुल इसमें जो बर्लिन कह रहे हैं और इसकी आलोचना सीबी मैकफर्सन कर रहे हैं कि ये मानने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है कि जो निर्बल व्यक्ति हैं, जो निर्धन व्यक्ति हैं, जो बेबस व्यक्ति हैं, है ना, वो इस बाजार व्यवस्था से उनको कोई फ़ायदा मिलेगा, जबकि उल्टा होगा, उनकी स्वतंत्रता का हमेशा दमन होगा। इसका नतीजा क्या होगा कि जो मुक्त बाजार व्यवस्था में पूंजीपति वर्ग है उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा स्वतंत्रता चली जाएगी, और जो गरीब व्यक्ति हैं, जो मजदूर व्यक्ति हैं, उनके पास स्वतंत्रता होगी ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति जो होंगे वो हमेशा निर्दयता का शिकार होंगे, लालच का शिकार होंगे और पूंजीपतियों की
धूर्तता का शिकार होंगे। बर्लिन ने स्वतंत्रता की जो परिभाषा दी है वो पूंजीवादी व्यवस्था को ही सही ठहराने का प्रयास कर रही है। मैकफर्सन ये बात कह रहे हैं, और मैकफर्सन ये भी कह रहे हैं कि ये एक गलत अवधारणा है। हमें पॉजिटिव लिबरलिज्म की तरफ या पॉजिटिव लिबर्टी की तरफ देखना चाहिए। अगले जो हमारे विचारक हैं वो फ्रेडरिक ए हेयक हैं। हेयक की किताब का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, है ना, स्वतंत्रता का संविधान इसको हिंदी में कहते हैं। उसके अंदर वो साफ साफ कहते हैं कि मनुष्य को स्वतंत्रता तब मिलती है जब वो किसी दूसरे की निरंकुश इच्छा के द्वारा विवश या बाध्य ना हो। मतलब कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है व्यक्ति की, इसके ऊपर वो जोर दे रहे हैं। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति कोई कार्य करने के लिए उसको बाध्य नहीं करेगा, मजबूर नहीं करेगा या विवश नहीं करेगा, तो वो व्यक्ति स्वतंत्र कहलाएगा, और ये स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता कही जाएगी। निरंकुश इच्छा क्या होती है कि जैसे हम कोई अपना गोल डिसाइड करते हैं या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स तय करते हैं, या फिर हमें ये तय करना होता है कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है या जॉब लेनी है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके की जो हमारी इच्छाएं होती हैं, है ना, आर्बिट्रेरी विल जो होती हैं, उनके ऊपर कोई बाध्य या हमें कोई विवश ना करे कि आप इस इच्छा को छोड़ के इस इच्छा को अपनाइए। तो ऐसा नहीं होता, तो व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र है। और इस तरीके की स्वतंत्रता को हेयक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संज्ञा देते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संज्ञा को हेयक अन्य जो 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं उनसे अलग करते हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली है राजनीतिक स्वतंत्रता, जो ये मांग करती है, पॉलिटिकल फ्रीडम कह लीजिए या पॉलिटिकल लिबर्टी कह लीजिए इसको, और ये मांग करती है कि व्यक्ति अपनी सरकार के चयन, वोट के जवाब द्वारा ऑब्वियसली, कानून निर्माण की प्रक्रिया और प्रशासन के नियंत्रण में उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। ये राजनीतिक स्वतंत्रता मांग करती है। दूसरा आता है इसमें आंतरिक स्वतंत्रता, इनर फ्रीडम। इनर फ्रीडम ये कहती है कि व्यक्ति अपने कार्यों का चयन करते समय जो भी उसकी सुविचारित इच्छा है, कंसिडर्ड विल, मतलब अच्छे से उसने तय किया है सोच समझ के कि उसे यही काम करना है, ठीक है, तो व्यक्ति अपने कार्यों का चयन अच्छी तरीके से विचार करके तब वहाँ से वो मार्गदर्शन प्राप्त करे, किसी आवेग की वजह से नहीं, किसी गुस्से की वजह से नहीं, या खुशी की वजह से नहीं, या किसी परिस्थितियों के वश में आकर वो कोई इस तरीके से इच्छा ना पैदा करे व्यक्ति। जैसे किसी को आईएएस बनते हुए आपने देख लिया, तो ये आपका एक आवेग हो सकता है कि मुझे भी आईएएस बनना है। अगर आपने किसी को सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हुए देख लिया, तो ये एक तरीके की परिस्थिति हो सकती है कि आपके आसपास के माहौल में 2-3 लोग अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि आप भी ये काम कर सकते हैं। तो व्यक्ति को इस तरीके के जो उसके आवेग होते हैं या सिचुएशंस होती हैं उससे गाइडेड नहीं होना चाहिए। उसको अपनी जो कंसिडर्ड विल है, जो उसकी इच्छा है, सुविचारित इच्छा है, उससे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। इसको आंतरिक स्वतंत्रता कहा जाता है। तीसरे में आता है शक्ति रूपी स्वतंत्रता, मतलब फ्रीडम एज पावर। आंतरिक स्वतंत्रता को इनर फ्रीडम कहा जाता है। देखिए, शक्ति रूपी स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम एज पावर ये मांग करती है कि व्यक्ति अपनी अभिलाषाएं पूरी कर सके और जो उसके पास अनेक विकल्प मौजूद हैं उनमें से अपनी पसंद का कोई सा भी एक विकल्प वो चुन ले। मतलब कि जो भी विकल्प उसके सामने रखे गए हैं उनमें व्यक्ति एक विकल्प चुन ले। जैसे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल हिंदू कॉलेज है, दयाल सिंह कॉलेज है ना, रामजस कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ऑप्शंस हैं हमारे पास। अब उनमें हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें मार्क्स अगर हमारे वैसे आए हैं तो किस हिसाब से हमें उसमें जाना है, नहीं तो हम किसी भी जगह दूसरी अन्य जगह पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर कहीं पर ऐसी किसी जगह पर हमारा एडमिशन नहीं हो रहा है तो हमारे पास चॉइसेस होती हैं और इसमें हम अपनी पसंद का रास्ता चुन सकें, है ना, इसकी हमें सुविधा मिलनी चाहिए। ये तर्क यहाँ पर हेयक रख रहे हैं।
और हेयक जो है राजनीतिक, आंतरिक और शक्ति रूपी स्वतंत्रता है ना, इन तीनों स्वतंत्रताओं को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से बिल्कुल अलग रख देते हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ही ये प्रमुख स्वतंत्रता मानते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी असली स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। देखिए हेयक ये कहते हैं कि स्वतंत्रता की सही परिभाषा देने के लिए जो इसका मूल अर्थ है, मतलब ओरिजिनल जो इसकी मीनिंग है, जिसका मतलब है प्रतिबंध का अभाव, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, इसको मानना ही सबसे ज़्यादा सही है। ये बात हेयक कह रहे हैं। प्रतिबंध का अभाव का मतलब यहाँ पर बंधनों से आज़ादी भी माना जाता है, मतलब देयर शुड बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल। अब ये जो सिद्धांत है जहाँ वो ये बात कर रहे हैं कि प्रतिबंध का अभाव होना चाहिए, सिर्फ प्रतिबंध के अभाव या एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट इसको कह सकते हैं, या बंधनों से आज़ादी, है ना, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस, सिर्फ इसी वजह से स्वतंत्रता हासिल हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि स्वतंत्रता अगर बंधनों से आज़ादी ही है तो हमें ये भी देखना होगा कि बंधनों से आज़ादी के बाद जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का फ़ायदा सबसे ज़्यादा कौन सा समूह उठा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मुट्ठी भर लोग हमेशा इस तरीके के रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा लें और जो संसाधनहीन लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं वो इस स्वतंत्रता का फ़ायदा उठा ही ना पाएँ। तो एक वर्ग के पास ज़रूरत से ज़्यादा स्वतंत्रता चली जाएगी और दूसरे वर्ग के पास स्वतंत्रता रहेगी ही नहीं, और वो हमेशा जो व्यक्ति स्वतंत्रता असीमित जिनके पास चली गई है उनके एक तरीके से संरक्षण में चले जाएंगे। तो हेयक भी कहीं ना कहीं मुक्त बाजार व्यवस्था मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी का समर्थन करते हुए नजर आते हैं और व्यक्ति को इस फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब मुक्त बाजार व्यवस्था में के आश्रय पर छोड़ देते हैं, उसके भरोसे पर छोड़ देते हैं। ये भी राज्य के भरोसे व्यक्ति को नहीं छोड़ते हैं। यहाँ एक और तर्क वो देते हैं, वो ये कहते हैं कि राज्य का जो मेन कार्य है, जो अच्छा कार्य जिसको कहा जाना चाहिए, वो प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन को बढ़ावा देना है। राज्य जितना ज़्यादा कंपटीशन को बढ़ावा देगा उतना ही ज़्यादा लोग कंपटीशन में आएंगे और कंपटीशन में आने के बाद जो कैपेबल लोग हैं, जो वाकई में डिज़र्विंग लोग हैं, वही आगे बढ़ेंगे, जो नॉन डिज़र्विंग है वो आगे नहीं बढ़ेंगे। अब देखिए नॉन डिज़र्विंग तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज हैं ही नहीं। क्या पता किसी के पास कोई गरीब है, किताबें खरीदने के पैसे ना हो, वो पढ़ ही नहीं पाएगा। किसी के पास पैसे नहीं है और बीमार पड़ गया है तो वो क्रोसिन भी नहीं खरीद सकता। तो ऐसी हालात में अगर आप इस तरीके का कंपटीशन को बढ़ावा देंगे तो ये कंपटीशन का बढ़ावा भी स्वतंत्रता अनियमित तरीके से बांटेगा, डिसएप्रोप्रिएट तरीके से लिबर्टी जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वो इक्वालिटी को बढ़ावा नहीं देगा, वो इनइक्वालिटी को बढ़ावा देगा। ओके, जहाँ पर कुछ व्यक्ति प्रतिस्पर्धा की वजह से बहुत आगे बढ़ जाएंगे और कुछ व्यक्ति इसी प्रतिस्पर्धा की वजह से बहुत पीछे रह जाएंगे। ये आलोचना हो गई। इसके अलावा फ्रेडरिक ये कहते हैं कि राज्य को बिना बल प्रयोग का सहारा लिए कुछ सर्विसेज फंक्शंस मतलब वेलफेयर एक्टिविटीज़ या सेवा कार्य या फिर कल्याणकारी कार्य भी करने चाहिए, क्योंकि जो बाजार व्यवस्था है वो मनुष्य की सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकती है। लेकिन राज्य को ऐसे कायदे कानून नहीं बनाने चाहिए जिनका उद्देश्य खुद बाजार व्यवस्था को वितरण मूलक न्याय का साधन बना देना हो। अब देखिए हेयक जो हैं ये मानते हैं कि जो बाजार व्यवस्था है, जो मार्केट सिस्टम है, वो इंडिविजुअल्स की, व्यक्तियों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि राज्य एक तरफ तो बाजार व्यवस्था को ही बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं ना, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि राज्य कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाएगा जिसमें जो ये मार्केट सिस्टम है, जो बाजार व्यवस्था है, पता चला कि वो सभी व्यक्तियों के कल्याण का कार्य भी संभाल रही है। तो बाजार ऐसा कोई भी नियम नहीं बनने चाहिए, ये यहाँ पर ये बात कह रहे हैं। कुल मिलाकर प्रतिस्पर्धा की जो बात कर रहे हैं, जो ये कानून ना बनने की बात कर रहे हैं, है ना, और एक दूसरी तरफ राज्य को कुछ सेवा कार्य करने की भी बात कर रहे हैं। तो सेवा कार्य ऐसी कंडीशन में राज्य किसके लिए करेगा? ऑब्वियसली
मार्केट के लिए करेगा। और वो सेवा कार्य क्या होंगे? कानून व्यवस्था बनाना, बॉर्डर को सिक्योर करना, है ना, और न्याय व्यवस्था जो है, जस्टिस सिस्टम, उसको मजबूत करना। तो ये सेवा कार्यों की श्रेणी में या कल्याणकारी कार्य की श्रेणी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि बाजार व्यवस्था को सारी जिम्मेदारी देते हुए भी ये कल्याणकारी कार्य करने की जिम्मेदारी के पक्ष में नहीं खड़े होते हैं, ठीक है, और न राज्य को ये काम करने देना चाहते हैं। कुल मिलाकर फ्रेडरिक हेयक भी पूंजीवाद के समर्थक नजर आते हैं। ही इज ऑल्सो सपोर्टिंग द कैपिटलिस्ट सिस्टम। देखिए, क्रिश्चियन बे जो हैं, इन्होंने फ्रेडरिक हेयक के सिद्धांतों की आलोचना करी है। देखिए, फ्रेडरिक हेयक ये कहते हैं कि क्रिश्चियन बे ये कहते हैं कि हेयक ने विशेष वर्ग हित का विशेष अभिवक्ता होने का दर्जा प्राप्त कर लिया है। इसका क्या मतलब है कि हेयक इज एक्चुअली अ स्पेशल प्लीडर ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास इंटरेस्ट, ओके, जहाँ पर निर्बल या निर्धन व्यक्तियों की आवश्यकताओं के तुलना में बलशाली या धनवान या पूंजीपति वर्ग की मांगों को स्वभाव से प्रेफरेंस मिल जाता है। मतलब यहाँ क्या है कहने का कि आवश्यकताओं को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, किसी भी समाज में जो नीड्स हैं व्यक्ति की, उनको इम्पोर्टेंस देना चाहिए ना। लेकिन जो हेयक का विचार है वो व्यक्तियों की नीड्स को इम्पोर्टेंस नहीं देता, वो जो ऑलरेडी कैपेबल लोग हैं उनकी डिमांड्स को इम्पोर्टेंस देता है। और इस तरीके से बे ये आरोप लगाते हैं कि हेयक ने चिंतन की बंद प्रणाली, अ क्लोज्ड सिस्टम ऑफ थॉट, इसकी नींव रखी है। यहाँ बे ये कहते हैं कि ध्यान देने वाली बात है कि बाजार प्रणाली के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता की समस्या का हल हेयक खोज रहे हैं और असहाय वर्गों के लिए बाजार प्रणाली के बाहर सार्वजनिक सेवाओं की व्यवस्था का, ठीक है, सुझाव दे रहे हैं। लेकिन बाजार व्यवस्था में छेड़छाड़ राज्य के द्वारा नहीं होनी चाहिए। मतलब राज्य जो है वो व्यक्तियों से उनका टैक्स वगैरह कलेक्ट नहीं करेगा। जब बाजार व्यवस्था में छेड़छाड़ ही नहीं होगी, राज्य टैक्स करेगा ही नहीं, तो जिस सार्वजनिक सेवाओं की ये बात कर रहे हैं हेयक, या जिस वेलफेयर के कार्यक्रमों की ये बात कर रहे हैं, उसके लिए संसाधन राज्य कहाँ से जुटाएगा, इस बारे में हेयक कोई भी स्पष्ट बात नहीं रखते, कोई क्लियरिटी नहीं है। इसीलिए ये माना जाता है कि हेयक भी पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक नज़र आते हैं। उनकी नज़र में जो पूंजीपति है वही सरवाइव करना चाहिए, जो गरीब है वो नहीं। तो ये क्रिश्चियन बे इनकी आलोचना करते हैं। अगले जो हमारे थिंकर हैं वो मिल्टन फ्रीडमैन है। देखिए, मिल्टन फ्रीडमैन की किताब का नाम है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। देखिए, इस किताब में फ्रीडमैन ये बात कह रहे हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को अपने सहचर, मतलब दोस्त वगैरह या समाज में रहने वाले दूसरे व्यक्ति, उनसे कुछ करने या ना करने के लिए किसी भी तरीके से विवश ना होना। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका कि राजनीतिक स्वतंत्रता तब प्राप्त होगी जब एक व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कोई भी काम करने के लिए या कोई भी एम बनाने के लिए या कोई भी उद्देश्य बनाने के लिए विवश ना किया जाए। मतलब ये व्यक्तिगत मामला होना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए, तब राजनीतिक स्वतंत्रता व्यक्ति को मिल गई है। ये तर्क यहाँ पर ये दे रहे हैं। प्रतिस्पर्धात्मक पूंजीवाद के बाद अगले स्टेप में वो कर रहे हैं जिसे कॉम्पिटिटिव कैपिटलिज्म कहा जाता है। इसमें वो बात कर रहे हैं प्रतिस्पर्धात्मक पूंजीवाद दो तरीके से गवर्न होता है, जिसमें निजी उद्यम मतलब प्राइवेट एंटरप्राइज को स्वतंत्र विनिमय मतलब फ्री एक्सचेंज, ये दो चीज़ें, इनका पूरा अवसर मौजूद होना चाहिए किसी राज्य में। तो जो भी प्रतिस्पर्धात्मक पूंजीवाद है, कॉम्पिटिटिव कैपिटलिज्म है, जिसके अंतर्गत निजी उद्यम आते हैं मतलब प्राइवेट एंटरप्राइज आता है, और प्राइवेट एंटरप्राइज को स्वतंत्र विनिमय मतलब फ्री एक्सचेंज
का पूरा अवसर राज्य के अंदर मौजूद होना चाहिए और ये स्वतंत्रता की आवश्यक शर्त है। इसीलिए फ्रीडमैन ये बात भी रख रहे हैं कि सरकार को केवल वही मामले अपने हाथ में लेने चाहिए जिन्हें बाजार व्यवस्था या तो बिल्कुल नहीं संभाल सकती या फिर उन पर इतना ज़्यादा खर्च आता है कि उसके लिए राजनीतिक व्यवस्था का प्रयोग उत्तम माना जाए। ठीक है, कुल मिलाकर वो ये बात कह रहे हैं कि सरकार का काम बाजार व्यवस्था को संभालना नहीं है, बल्कि उन कामों को संभालना है जिन कामों को बाजार व्यवस्था संभाल नहीं सकती है या फिर उन कामों के ऊपर इतना खर्च आता है जिसके लिए राजनीतिक व्यवस्था या राज्य को आगे आना पड़ेगा। वो काम कौन कौन से हैं? ऑब्वियसली सेना रखना, बॉर्डर की सिक्योरिटी, कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस प्रशासन, है ना, और न्याय व्यवस्था बनाए रखना मतलब जुडिशियल सिस्टम। ये 3 काम ही राज्य करेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बार दोबारा से न्यूनतम राज्य के समर्थक नजर आते हैं। ये ही इज ऑल्सो सपोर्टिंग द मिनिमल स्टेट। ना सरकार का काम क्या होगा वैसी व्यवस्था में? सरकार का काम होगा या राज्य का काम होगा बाजार व्यवस्था को सहारा देना और उसके जो बचे हुए काम हैं उनको करना। सरकार का काम ये बिल्कुल नहीं है कि वो बाजार व्यवस्था पर नियंत्रण रखे। इसका क्या मतलब है कि ऑब्वियसली मिनिमल स्टेट, लेकिन वो ये बात कर रहे हैं कि राज्य को कल्याण मतलब वेलफेयर या विनियमन मतलब रेगुलेशन, ये कार्य नहीं करने हैं। किसी भी वस्तु का नियंत्रण मूल्य मतलब कंट्रोल प्राइस या समर्थन मूल्य मतलब सपोर्ट प्राइस या मजदूरी वेजेस या ब्याज जिसे इंटरेस्ट कहते हैं या लगान रेंट इसको कहा जाता है, इसकी दरें निर्धारित राज्य नहीं करेगा। इसके साथ ही साथ आयात और निर्यात इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट को नियमित करना, सामाजिक सुरक्षा मतलब सोशल सिक्योरिटी या आवासीय सहायता मतलब हाउसिंग सब्सिडी, इसकी व्यवस्था करने का काम भी राज्य नहीं करेगा। तो राज्य का काम सिर्फ रह जाएगा कानून और व्यवस्था मतलब लॉ एंड ऑर्डर बनाना, संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करना या उसकी परिभाषा करना। संपत्ति का अधिकार मतलब प्रॉपर्टी राइट्स, इसको परिभाषा देना, रक्षा करना, और जो आर्थिक नियम हैं, है ना, या आर्थिक संरचनाएं हैं, उनके लिए नियम निर्धारित करना, कानून बनाना और उन कानूनों की व्याख्या करके जो भी विवाद खड़े होते हैं उनको सुलझाना। ओके, यहाँ पर एक और तर्क देते हैं मिल्टन फ्रीडमैन कि कंपटीशन जो है इसको राज्य को बढ़ावा देना चाहिए। कंपटीशन को जितना राज्य बढ़ावा देगा उतना ही ज़्यादा स्वतंत्रता को, जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। ओके, अगले अर्थों में फ्रीडमैन ये तर्क देते हैं कि केवल पूंजीवादी व्यवस्था, सीधे बोल रहे हैं ये कि केवल पूंजीवादी व्यवस्था में ही व्यक्तियों की जो स्वैच्छिक गतिविधियां हैं, जो उसकी वॉलंटरी एक्टिविटीज़ हैं, उनमें तालमेल स्थापित करके राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए एक उपयुक्त अवसर और एक उपयुक्त वातावरण प्रदान किया जा सकता है। राज्य अगर अपनी शक्ति का प्रयोग करके, जो केंद्रीय शक्तियां होती हैं, है ना, उनका प्रयोग करके सब चीज़ों का केंद्रीयकरण अगर कर देता है, सेंट्रलाइजेशन अगर कर देता है, तो ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट करेगा। अब देखिए, अगर राज्य केंद्रीयकरण कर देता है, सेंट्रलाइजेशन कर देता है हर चीज़ का, तो कौन से व्यक्तियों का स्वतंत्रता खतरे में आएगी? वो वही व्यक्ति होंगे जो पूंजीपति वर्ग से होंगे, जो पूंजीवादी व्यवस्था में बिल्कुल फिट हो चुके होंगे, क्योंकि उन व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, क्योंकि उन्हें वास्तविक रूप में स्वतंत्रता एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं। असीमित स्वतंत्रता तो सिर्फ पूंजीपति वर्ग के हाथ में चली गई है। तो यहाँ पर मिल्टन फ्रीडमैन जो हैं वो पूंजीवाद के पूरी तरीके से समर्थक नज़र आते हैं और राज्य के जो न्यूनतम कार्य हैं, जो मिनिमल स्टेट हैं, उसका समर्थन करते हुए भी नज़र आते हैं। ठीक है, और पूंजीपतियों की स्वतंत्रता खतरे में ना पड़े, इसका विशेष ध्यान वो रख रहे हैं। सीबी मैकफर्सन जो है, इन्होंने मिल्टन फ्रीडमैन की आलोचना करी है और आलोचना करते हुए वो 2 मुख्य अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी,
और सरल विनिमय अर्थव्यवस्था मतलब सिंपल एक्सचेंज इकोनॉमी, इनके बीच में अंतर करते हुए वो मिल्टन फ्रीडमैन की आलोचना करते हैं। तो देखिए, जो सरल विनिमय अर्थव्यवस्था है, जिसको वो इंग्लिश में सिंपल एक्सचेंज इकोनॉमी कह रहे हैं, उसकी क्या परिभाषा है? तो मैकफर्सन ये कह रहे हैं कि सरल विनिमय अर्थव्यवस्था में जो स्वाधीन उत्पादक हैं, है ना, वो अपने अपने उत्पादन के साधनों के स्वामी होते हैं। जो भी उनके यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है उसके वो खुद उनके पास मालिकाना हक होता है, और वो आपस में ही प्रतियोगिता करते हैं, दे कम्पीट विद ईच अदर, ताकि उनका जो विनिमय है वो सबसे ज़्यादा लाभप्रद हो, जो एक्सचेंज है ना, वो मैक्सिमम बेनिफिट लेकर आए। इसलिए वो इस कंपटीशन में भागीदारी लेते हैं। अब क्योंकि उनके पास श्रम के साधन पहले से ही मौजूद होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, इसीलिए उनके पास ये विकल्प भी होता है कि वो जब चाहें विनिमय का रास्ता छोड़कर जो भी उनकी ज़रूरत की वस्तुएं हैं वो खुद बनाने लगें। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर व्यक्ति जो है वो विनिमय का तरीका छोड़ देता है, और जो भी उसके निर्वाह की वस्तुएं हैं, जो भी वो वस्तुएं बनाना चाहता है, वो व्यक्ति स्वयं वो वस्तुएं बनाने लग जाता है। इसमें सबको एक तरीके से क्या कहते हैं, समानता मिलती है कि जहाँ एक मजदूर भी एक समय के बाद अपने निर्वाह की जो वस्तुएं हैं उनको बनाने में वो लग सकता है, और पूंजीपति वर्ग भी उन वस्तुओं को बनाने में लग सकता है। लेकिन जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसके अंतर्गत श्रम जो होता है, लेबर जिसको कहते हैं, है ना, वो एक अलग स्रोत बन जाता है, एक अलग डिस्कोर्स बन जाता है वो, जिसे बाजार में खरीदा और बेचा जा सकता है। क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति की जो संपत्ति है उसको, व्यक्ति की संपत्ति श्रम को माना जाता है, उसका जो श्रम है वो उसकी संपत्ति के रूप में पूंजीवादी व्यवस्था देखती है। और पूंजीवादी व्यवस्था की एक अनोखी बात यह है कि इसमें श्रम मतलब लेबर और पूंजी मतलब कैपिटल, है ना, ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसमें एक ऐसी श्रम शक्ति मतलब लेबर फोर्स अस्तित्व में आ जाती है जिसके पास उत्पादन के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं होती। अब ये श्रम शक्ति मतलब लेबर फोर्स कौन है? ये वही व्यक्ति हैं जो इस पूंजीवादी व्यवस्था में, इस मुक्त बाजार व्यवस्था मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी में या कैपिटलिस्ट सिस्टम में अपना श्रम बेचते हैं। ओके, मजदूर जिन्हें कहा जाता है। तो इन मजदूरों के पास तो इतिहास में शुरू से ही कभी भी संपत्ति वगैरह नहीं रही, ना ही इनके पास कोई प्रॉपर्टी रही, ना ही इनके पास पैसा रहा। तो इस व्यवस्था में भी इनके पास पर्याप्त पूंजी मतलब इनफ कैपिटल कभी भी नहीं आ पाएगा, और इसीलिए ये हमेशा सिर्फ अपने श्रम को ही बाजार में बेच पाएंगे। ये कभी भी पूंजीपति वर्ग की श्रेणी में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इनके पास बेचने के लिए इनका सिर्फ श्रम है, लेबर है, और कोई चीज़ नहीं है। और मैकफर्सन ये कहते हैं कि पूंजीवाद की सबसे बड़ी कमी यही है कि इसमें व्यक्ति का श्रम उसके व्यक्तित्व से अलग हो जाता है। जो भी लेबर है व्यक्ति का, उसके पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग हो जाता है। और ये जो बहुसंख्यक लोग हैं जिन्हें मजदूर वर्ग कहा जाता है, ये अपनी शक्ति, अपनी निपुणता, अपने ज्ञान को रचनात्मक दिशा में कभी भी नहीं लगा पाते हैं। मतलब एक कंस्ट्रक्टिव काम में अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं इनकी, जो इनकी लाइकिंग्स हैं, है ना, जो काम ये अच्छे से कर सकते हैं, उसको ये कभी भी कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में नहीं ले जा पाते हैं। एक रचनात्मक काम ये व्यक्ति कभी भी नहीं कर पाते हैं। ये हमेशा पूंजीपतियों के लिए ही अपने श्रम को यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसी अवस्था में मनुष्य जो है वो स्वतंत्रता का उपयोग कभी भी नहीं कर पाएगा, और ये परिस्थिति जो सच्ची स्वतंत्रता है उसका आधार कभी बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि व्यवस्था जो है ये पूंजीवादी व्यवस्था है, और पूंजीवादी व्यवस्था में लेबर और कैपिटल ये दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब पूंजी और श्रम दोनों अलग अलग होते हैं, और व्यक्ति को जो श्रम वो मार्केट में बेच रहा है उसे उस व्यक्ति की संपत्ति के रूप में देखा जाता है।
तो कुल मिलाकर मिल्टन फ्रीडमैन भी पूंजीवाद के समर्थक नज़र आते हैं, और इस पूंजीवादी के समर्थन में जो स्वतंत्रता है वो हमेशा जिनके पास संसाधन बहुत ज़्यादा हैं, उनको रिसोर्सेज जिनके पास ज़्यादा हैं उनके पास असीमित स्वतंत्रता चली जाती है, और जिनके पास संसाधन नहीं हैं उनके पास स्वतंत्रता रहती ही नहीं है। तो स्वतंत्रता का ये एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, यहाँ पर एक अनइवन वितरण हो जाता है, जिसमें गरीब व्यक्ति और गरीब होता चला जाता है और अमीर व्यक्ति और अमीर होता चला जाता है। तो पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक मिल्टन फ्रीडमैन भी नज़र आते हैं, और ये कहीं ना कहीं नकारात्मक जो स्वतंत्रता है, नेगेटिव लिबर्टी जो है, उसका भी समर्थन करते हैं, जिसकी आलोचना सीबी मैकफर्सन करते हैं। लेक्चर को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे नंबर लेकर पास होंगे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना विशेष ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।